गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने थर्ड चैप्टर सेनापति की कविता के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। 1 to 10 क्वेश्चन आंसर कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। आंसर है, पठित काव्यांश में कवि ने एक कविता में शीत ऋतु का वर्णन किया है। इसमें कवि बताता है कि शीत ऋतु ने अपनी प्रबल सेना के साथ जगत पर आक्रमण किया तो आग की शक्ति हीन हो गई और सूर्य का ताप भी ठंडा पड़ गया। वह चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। हवा भी शरीर में तीर की भांति चुभ रही थी। शीत के भय से गर्मी भागकर घरों के कोने में जा छिपी, अर्थात घरों के भीतर ही ठंड से कुछ रक्षा हो रही है। लोग शीत से बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कुछ लोग आग जलाकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और शरीर को गर्म करते रहते हैं। आग से तपने वालों की आंखों में धुएं के कारण पानी बह रहा है, मानो ठंड के भय से वे रो रहे हैं। आग पर हाथ फैलाकर झुके हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग को ठंड से भयभीत देखकर लोगों ने उस पर हाथ फैलाकर और झुककर अपनी छातियों के नीचे छुपा रखा है। शीत ऋतु ऐसा सेनापति है जो अपने दल बल के साथ सब पर आक्रमण कर लेता है। इसके आक्रमण से सूर्य, आग और हवा आदि सभी पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन सुंदर तथा अलंकृत वर्णन किया है। जब आपको इस पद का अर्थ करवाया था तभी भी उस पद में पूरा कंप्लीट बताया गया था कि शीत ऋतु के कारण लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या क्या परिवर्तन उनके जीवन के अंतर्गत आता है। तो बताया जाता है कि शीत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आक्रमण कर दिया हो, अपनी सेना के साथ किसी ने आक्रमण कर दिया हो। और जो हवा चलती है वो भी ऐसे लगती है, जब शरीर को स्पर्श करती है तो मानो कोई ठंडी चुभन हो रही है। और आग के मतलब बचाओ अपनी केवल एक ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों के आसपास आग जलाकर बैठने लगते हैं। और जब वो आग से जो धुआं निकलती है उसके कारण लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो कि शीत के भय के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जो लोग हैं वो क्या है, अपने घरों में छिपे बैठे हैं, जो कि ये सूर्य का ताप गर्मी में इतना तेज होता है कि बाहर नहीं निकला जाता। लेकिन शीत ऋतु के प्रभाव में इसका ताप भी क्या हो गया, सूर्य का ताप भी चंद्रमा के समान शीतल हो गया है, अर्थात तो वो भी उसका प्रभाव भी कम हो गया है। और लोग आग को इस तरीके से घेरे हुए बैठे हैं, मानो ऐसा लग रहा है दूर से देखने पे कि जो आग है वो शीत के भय से डरी हुई है और लोग उसे बचाने के लिए अपने हाथ फैलाकर अपनी छाती के नीचे दबाकर बैठे हुए हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। आंसर है, कवि सेनापति ने ऋतुओं के वर्णन में वसंत ऋतु का वर्णन अति मनोरम रूप में किया है। वसंत ऋतु को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा कहा गया है। शीत ऋतु के पश्चात वसंत ऋतु के आगमन से ऐसा लग रहा है मानो शीत को पराजित करने और जीव जगत को आनंदित करने के लिए ऋतुओं के राजा वसंत ने चतुरंगिनी सेना सजाकर चढ़ाई कर दी हो। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि रंग बिरंगे फूल मानो ऋतुराज वसंत की चतुरंगिनी सेना के सैनिक हैं। वसंत ऋतु के स्वागत में कोयले कूकने लगती है तो भौरे गुंजार करने लगते हैं।
मानो वसंत रूपी राजा के बंदी जन हैं तथा वसंत का गुणगान कर रहे हैं। चारों ओर पुष्पों के शुद्ध सुगंध बिखरती रहती है। लताओं तथा वृक्षों की शोभा ऐसी लगती है मानो सुसज्जित लोगों की सभा जुड़ी हुई है। सारा प्राकृतिक परिवेश सुख विलास में व्याप्त दिखाई देता है तथा सभी प्राणियों को वसंत ऋतु सुखदायक लगती है। इस प्रकार सेनापति ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग कर सुंदर कल्पना प्रस्तुत की है। इस तरह के वर्णन से भावगत सौंदर्य की वृद्धि हुई है। कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का श्रृंगार के आलंबन रूप में वर्णन किया है और उसे सब ऋतुओं का राजा बताया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस तरह का वर्णन काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये जब अर्थ करवाया था तो फर्स्ट जो पद था उसके अर्थ में आपको बताया गया था कि ऋतु के राजा वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वसंत आती है तो चारों ओर खुशहाली छा जाती है, लोगों को सुखदायक प्रतीत होती है। ऋतु चारों ओर हरियाली हो जाती है, लताओं वृक्षों पर पेड़ पौधे नए खिलने लगते हैं जो कि सभी लोगों के मन को लुभावने लगते हैं। पेड़ों पर कोयले और भंवरे गुंजार करने लगते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु के आगमन में वो भी उनके गुणगान, यशों का गुणगान कर रहे हैं। चारों ओर सुगंधित फूलों की खुशबू महकने लगती है। पीले पीले फूल जो है सरसों के, वो ऐसे लगते हैं मानो प्रकृति ने सोना पहन लिया हो, अर्थात सोने का रूप उसे धारण कर लिया है। और उसकी सुगंध जो है वो चारों ओर फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को महका रही है। और जब वो पूरे वातावरण को महकाती है तो ऐसा लगता है मानो सभी को वो सुखदायक लग रही है। लताओं के झुंड जब आपस में मिलते हैं और घेरा बना के इधर उधर फैले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो लोगों की सभा यहाँ पर जुड़ी हुई है। सेनापति ने अपने काव्य के अंदर मानवीकरण, रूपक, उपमा, अलंकारों का प्रयोग करके कल्पना प्रस्तुत की है जो कि उनके भावगत सौंदर्य की क्या कर रही है, वो वृद्धि कर रही है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस तरीका जो सेनापति कवि है उनका काव्य सौंदर्य परिपूर्ण है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट। आपके जो बुक्स के क्वेश्चन आंसर थे वो 1 to 12 कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सेनापति के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। फर्स्ट है, सेनापति रीतिकाल के प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। इनके काव्य की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, सेनापति ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का चित्रण किया है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार यह राम भक्त थे, इस कारण इन्होंने राम कथा के साथ ही शिवजी एवं कृष्ण की भी स्तुति की है। प्रकृति चित्रण में इन्होंने सभी ऋतुओं का वर्णन किया है। सेनापति के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आपको पहले भी बता दिया गया था अर्थ करवाते टाइम कि सेनापति ने अपने काव्य के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में साधारण शब्द भी अति सशक्त लगते हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग कर इन्होंने अन्य अलंकारों के साथ श्लेष अलंकार का विशेष प्रयोग किया है। शब्द चमत्कार की दृष्टि से सेनापति को बेजोड़ कवि माने जाते हैं, अर्थात चमत्कार की दृष्टि से सेनापति बेजोड़ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सेनापति के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने मुक्तक शैली में कवित्त रचे हैं। इस प्रकार
कवि सेनापति का काव्य सभी विशेषताओं से सुंदर दिखाई देता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में क्या चतुराई दिखाई है, स्पष्ट कीजिए। कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं के पक्ष में अर्थ निकाला जा सकता है। इस प्रकार कवि ने श्लेष अलंकार के प्रयोग द्वारा चमत्कारपूर्ण काव्य रचना में अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए देखें, क्षिति अंबर जले चारी ओर छोर, पंक्ति में जल है, जल है शब्द जलने और जल में होने दोनों अर्थ प्रकट कर रहा है। जलने का अर्थ गर्मी के पक्ष में तथा जलमय का अर्थ वर्षा के पक्ष में सार्थक है, अर्थात दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। जलने अर्थात गर्मी के अंदर तो क्या हो रहा है कि जल रहे हैं गर्मी के ताप के कारण, और जलमय होने का अर्थ हो गया कि चारों ओर से वर्षा ऋतु में पानी ही पानी हो गया, कि दोनों पक्ष में ही इसका अर्थ किया हुआ है। कि जब आपको बताया था ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु को ही क्या कर दिया है, वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है, कि दोनों अर्थों इस पद का दोनों अर्थों में अर्थ कवि ने किया है, ग्रीष्म ऋतु के रूप में भी और वर्षा ऋतु के रूप में भी। अपने श्लेष अलंकार के चमत्कार के प्रयोग से उन्होंने काव्य में ये चतुराई दिखाई है। ये हुआ आपका थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आप सभी को ये वर्क फेयर नोटबुक में राइट करना है।